प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पावर में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th NCERT का एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करने वाला है। एक्सरसाइज 7.1 का मतलब कि इंटीग्रेशन की पहली एक्सरसाइज। तो आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गौर से देखिएगा, क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। क्वेश्चन लिखा गया यहाँ पे कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यानी कि अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों, तो ये कहा गया है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज का मतलब होता है बच्चों एंटी डेरिवेटिव यानी कि क्या, समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करिए। यानी कि आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जहां तक बात है, यहां अब हमें करना क्या होगा, हमें इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए बच्चों यहां पे हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है। अब हमें यह सोचना है कि ये किस फलन का डेरिवेटिव है, ये किस फलन का डेरिवेटिव है। तो बच्चों आपको मालूम होगा, आप जानते हैं कि cos x का डेरिवेटिव, यानी कि अगर आप dy बाई डी एक्स कॉस एक्स ज्ञात करते हैं cos x, तो ये क्या आता है, ये माइनस साइन एक्स आता है। क्या आता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या चाहिए, साइन 2x चाहिए। क्या चाहिए? साइन 2x। यानी कि ये तो क्लियर हो गया है कि cos x का डेरिवेटिव sin x होता है। तो जब cos x का डेरिवेटिव sin x होता है तो कहीं ना कहीं sin x का एंटी डेरिवेटिव cos x होगा। बिल्कुल होगा, ये हमें मालूम है, ये हम इस चीज को ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो यहां अब हम लोग क्या लिखेंगे, हमें sin 2x नहीं चाहिए, यहां पे तो sin x आया है, हमें sin 2x चाहिए, sin x नहीं चाहिए। तो जरा गौर से देखिएगा। अब चूंकि हम जानते हैं बच्चों, हमें मालूम है कि अगर मैं यहां पे क्या लिखूं, डी वाई डी एक्स कॉस 2x, क्या लिखूं, cos 2x, तो ये cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x, और उसके साथ ही साथ 2x का भी डेरिवेटिव हमें फाइंड करना होगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए क्या किया जाए। हमें क्या करना है, इस 2 को यानी -1/2 को मैं इधर लेके आ रहा हूं। जब इधर लेके आ जाऊंगा तो ये -1/2 डी बाई डी एक्स कॉस 2x बराबर क्या आ गया, साइन 2x आ गया, साइन 2x आ गया। यानी कि बच्चों ये क्लियर हो गया, ये बात यहां पे ये क्लियर हो चुका है कि अगर मैं किसका डेरिवेटिव निकालूं, अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं माइनस cos 2x/2 का, cos 2x/2 का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो ये क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, जरा गौर से बताइएगा। ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा sin 2x। क्या आने वाला है, ये आ गया sin 2x। ठीक है, अर्थात अब हम ये कह सकते हैं कि sin 2x का एंटी डेरिवेटिव, तब हम कह सकते हैं कि sin 2x का यानी एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x को अगर हम मैथ्स की भाषा में लिखे तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx इज इक्वल्स टू माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक, उसके साथ ही साथ यहां पे आप c लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इंडिफरेंट यहां पे एक काम करते हैं, हम सी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से पूछा है। किससे पूछा है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस cos 2x/2 आ गया। कितना आ गया, माइनस cos 2x/2 आ गया। बात समझ आ गई? ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ही ज्ञात करना है, यानी कि निरीक्षण विधि से ही हमें इसका प्रति अवकलज यानी कि समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसी तरह बच्चों यहां पे cos 3x आया है,
cos 3x का मतलब ये हुआ कि हम अब तो ये जानते हैं, हमें मालूम है कि d बाई डी एक्स साइन 3x। बच्चों हम जानते हैं कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, हमें cos 3x चाहिए इसलिए मैंने sin 3x लिया है। अब dy बाई डी एक्स साइन 3x अगर मैं फाइंड करूंगा तो sin 3x का तो cos 3x आ गया, ठीक है, उसके साथ ही साथ हमें 3x का भी डेरिवेटिव ज्ञात करना होगा, तो 3x का 3 आ गया। अब जरा गौर से देखिएगा, अब क्या करेंगे, अब इस 3 को मैं इधर लेके आ रहा हूं, यानी कि 1/3 डी बाई डी एक्स साइन 3x बराबर कितना आ गया बच्चों, ये आ गया cos 3x। अब इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है d बाई डी एक्स साइन 3x बाई 3 इज इक्वल्स टू cos 3x। यानी कि बच्चों ये क्लियर हो गया, ये यहां पे ये स्पष्ट हो चुका है कि साइन 3x बाई 3 का डेरिवेटिव cos 3x होता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि cos 3x का एंटी डेरिवेटिव, cos 3x का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा sin 3x बाई 3। बात समझ आ गई, क्लियर हुआ, यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बच्चों ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, यानी आपसे बोर्ड एग्जाम में ये वहां पे मेंशन कर देगा, यहां वहां पे लिख देगा कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कह देगा कि निरीक्षण विधि द्वारा इस दिए गए फंक्शन का आप प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ही उसका आंसर ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सीख लीजिए, बट कभी कभार ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर जरा मैं मैच करा लूं, बिल्कुल आंसर सही है। अब चलता हूं बच्चों में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को भी हमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से ही इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि प्रति अवकलज ज्ञात करना है। तो बच्चों अब क्या है, जरा गौर से देखिएगा, हमें क्या चाहिए, e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x क्या होगा, यहां पे e टू दी पावर 2x की बात हो रही है। तो चूंकि बच्चों हम जानते हैं, हमें मालूम है कि डिफरेंशिएशन ऑफ यानी कि dy बाई डी एक्स ई टू दी पावर 2x इज इक्वल टू क्या होगा, e टू दी पावर 2x होगा। उसके साथ ही साथ इस 2x का हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब इस बात को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर 2x, ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2x। इसको और सिस्टमेटिक वे में हम क्या लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर 2x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2x। अब क्या हुआ, अब बच्चों अब हम ये कह सकते हैं यहां पे, अब हम लोग इस कंडीशन में यहां पहुंच चुके हैं कि इस e टू दी पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा e टू दी पावर 2x अपॉन 2। बात समझ आ गई, क्लियर हुआ, उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमें यही कहा गया है कि आप मेथड ऑफ इंस्पेक्शन द्वारा यानी कि निरीक्षण विधि द्वारा इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि प्रति अवकलज ज्ञात करिए, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे हम लोग क्या करेंगे, अब बच्चों हम ये कह सकते हैं, हम जानते हैं, एक चीज जरा इधर देखिएगा, हमें ये मालूम है कि अगर हम किसका डेरिवेटिव फाइंड करें, अगर मैं x क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड करूं तो ये 3x स्क्वायर आता है, 3x स्क्वायर आता है। यानी कि जब यहां पे 3 पावर 3 है, अगर इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो यहां पावर 2 आ जाएगा। बच्चों फाइनली हमें पावर 2 चाहिए, तो इसका मतलब अगर हम इंस्पेक्शन करते हैं, अगर निरीक्षण करते हैं, अगर थोड़ा सा सोचते हैं, तो सोचने के बाद हमें यही अंदाजा लग रहा है कि डी बाई डी एक्स अगर मैं ax प्लस बी होल क्यूब का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3ax प्लस बी
होल स्क्वायर, और उसके साथ ही साथ इस अंदर वाले का भी डेरिवेटिव होगा, यानी कि चेन रूल लगाया जाएगा यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा ax प्लस b। बात समझ आई? अब जरा गौर से देखिएगा, ये 3ax प्लस बी स्क्वायर ये तो हो ही गया। यहां पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा बच्चों तो क्या आएगा, a आ गया, क्योंकि a कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस b क्या है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। यानी इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो a प्लस 0 a ही होता है, यानी ये आ गया 3a इंटू ax प्लस b होल स्क्वायर। क्लियर? अब जरा गौर से देखिए, ये क्या फाइंड किया हम लोगों ने यहां पे ax प्लस b होल स्क्वायर का b होल क्यूब का हमने डिफरेंशिएशन फाइंड किया, तो ये आया। अब 1/3a को मैं इधर ले रहा हूं, ये क्या आ गया बच्चों, d बाई डी एक्स ax प्लस b होल स्क्वायर। क्लियर? ये कितना आ गया, ax प्लस b होल स्क्वायर नहीं है बच्चों, ये b होल क्यूब है, ये गलती से हमसे बार बार लिखा जा रहा है स्क्वायर, बट वो होल क्यूब है। अब क्या इसको लिख सकता हूं हम लोग बच्चे इसे लिख सकते हैं कि d बाई डी एक्स ax प्लस b होल क्यूब अपॉन 3a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ax प्लस b होल स्क्वायर आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें इसी का तो एंटी डेरिवेटिव चाहिए ना, इसी का प्रति अवकलज चाहिए ना। तो क्या अब हम लोग इस बेस पे ये नहीं कह सकते हैं कि इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, एक सेकंड बच्चों, इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, हम कह सकते हैं। यानी कि तब हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b होल स्क्वायर dx बराबर ax प्लस b होल क्यूब अपॉन 3। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब चलता हूं बच्चों, हम लोग आगे की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 5 की जहां तक बात है, तो ये रहा बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों, पूरी कंसंट्रेशन के साथ चीजों को समझिएगा। यहां पे हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, यानी कि दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ये है sin 2x, यानी कि बच्चों आप जानते हो, आपको अच्छी तरह मालूम है, आप इस बात को जानते हैं कि d बाई डी एक्स कॉस 2x अगर आप फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा बच्चों माइनस साइन 2x और फिर 2x का इंटू 2, यानी कि ये फाइनली क्या हुआ, यहां से ये हो गया, यानी कि ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -2 साइन 2x। बात समझ आ रही है? अब इसको मैं इधर ले रहा हूं, यानी कि आ गया -1/2 d बाई डी एक्स कॉस 2x बराबर साइन 2x। क्लियर? यानी कि बच्चों ये तो स्पष्ट हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है कि cos 2x cos 2x बाई 2 का अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये sin 2x आ गया। क्लियर? यानी फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम लोगों ने खोज डाला है। ठीक है, अब बारी किसकी है, सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट को भी जरा देख लें। सेकंड पार्ट को बच्चों अगर हम देखते हैं, हमें इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए थोड़ा सा आपको सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। जैसे आप जानते हो कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर तब यहां पे हमें क्या चाहिए, e टू द पावर 3x चाहिए। तो e टू द पावर 3x चाहिए तो हम e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव निकाल लें। बट बच्चों वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वहां पे थोड़ा सा आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप यहां से, अगर आप जरा गौर से देखिएगा, अगर आप यहां से डेरिवेटिव निकालते हो d बाई डी एक्स ई टू द पावर 3x, तो ये बच्चों क्या आएगा, e टू द पावर 3x आ गया और 3x का 3 आ गया। बट आपको ये नहीं चाहिए, इसका एंटी डेरिवेटिव नहीं चाहिए, आपको इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, यानी ये क्या है हमारा, रॉन्ग है। अब क्या करना होगा,
अब करना ये होगा हमें कि थोड़ा सा सावधानी के साथ आप डेरिवेटिव निकालोगे बच्चों 4/3 ई टू द पावर 3x का आप डेरिवेटिव निकालिए। अब देखिए जरा क्या आ रहा है, जरा गौर से देखिएगा। देखिए 4/3 तो कांस्टेंट है, 4/3 बाहर आ गया। अब आप डेरिवेटिव निकालोगे d/dx ई टू द पावर 3x। ठीक है, तो ये 4/3 आ गया बच्चों, दिख रहा है आपको। अब e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव e टू द पावर 3x ही होता है और 3x का डेरिवेटिव 3 होता है। ठीक है बच्चों, यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी ये आ गया 4 इंटू ई रेज टू द पावर 3x। यानी कि आपने क्या देखा, आपने किसका डेरिवेटिव निकाला बच्चों, आपने 4/3 ई टू द पावर 3x का अगर डेरिवेटिव निकाला तो ये इतना आ गया। हमें इसी का एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू ई रेज टू द पावर 3x dx इज इक्वल्स टू 4/3 ई रेज टू द पावर 3x। बच्चों सेकेंड पार्ट का एंटी डेरिवेटिव हम लोग यहाँ फाइंड कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट का एंटी डेरिवेटिव बच्चों हम लोग यहां फाइंड कर चुके हैं। अब हमें फाइनली इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे जरा गौर से देखिएगा। यानी कि तब हम लोग ये कह सकते हैं, इस बात से हम लोग वो वाकिफ हो चुके हैं, हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस sin 2x माइनस 4 e रेज टू द पावर 3x इज इक्वल्स टू, इसका एंटी डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर चुके हैं। क्या इसका एंटी डेरिवेटिव बच्चों लोग हम लोगों ने फाइंड किया, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव हमने क्या फाइंड किया। यानी कि यहाँ पे हम ये बात को लिख सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, यानी sin 2x का इंटीग्रेशन क्या आया बच्चों, ये आ गया -cos 2x/2, माइनस cos 2x/2। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि ये क्या आएगा, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। ठीक है, माइनस ये आ जाएगा 4, आपका कांस्टेंट है, 4 को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3 dx। बच्चों इसका हम लोग एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं -cos 2x/2, -cos 2x/2 हम लोगों ने फाइंड कर चुका है। और फिर यहाँ पे बच्चों इनका एंटी डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड करा है क्या, 4/3 e टू द पावर 3x, 4/3 e टू द पावर 4/3 e टू द पावर 3x। तो इस तरह बच्चों इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव आपके सामने ये रहा। आपके सामने एक बार आंसर में मैच करा लूँ, -1/2 cos 2x बिल्कुल सही है, और माइनस का 4/3 e टू द पावर 3 बिल्कुल सही बच्चों। ये रहा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 में 7.1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमसे कहा गया है कि बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि निरीक्षण विधि द्वारा आपको गिवन फंक्शन यानी दिए गए फलनों के एंटी डेरिवेटिव यानी कि प्रति अवकलज ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन के बाद बच्चों, इस क्वेश्चन के बाद जरा गौर से देखिएगा क्वेश्चन क्या आ रहा है। हाँ, इस क्वेश्चन के बाद इस एक्सरसाइज का जो क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो अभी तक जो हम लोगों ने किया उससे ये डिफरेंट क्वेश्चन आ गए। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहां पे अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, हिंदी में बात की जाए तो बोला गया है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करिए। तो अब हमें क्या करना है, अब बच्चों अब हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले जानते हैं किसके, इंटीग्रेशन के, उनका यूज करके हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पे यानी कि इस क्वेश्चन से और इसके आगे क्वेश्चन को करने के लिए हमें इंस्पेक्शन नहीं करना होगा, यानी कि हमें निरीक्षण नहीं करना होगा, हमें इंटीग्रेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनके हेल्प से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो आइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। गौर से देखिएगा बच्चों क्या किया जाए। आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद होंगे, अगर नहीं याद होंगे तो मैं हर क्वेश्चन में आपको बताते चलूंगा। हमें कह रहा है हमें फाइंड करना है एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये दिया गया है 4 e रेज टू द पावर 3x + 1 dx। अब क्या होगा बच्चों, यहां से इंटीग्रेशन दोनों ही टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा,
जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 4 इंटू ई रेज टू दी पावर 3x dx हो गया और प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो गया। बच्चों आप जानते हो, आपको इंटीग्रेशन का अलजेब्रा मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको मालूम करवा दे रहा हूं। आप जानते हो कि अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स फाइंड करना हो, यानी के कोई क्या हो, कांस्टेंट हो, तो बच्चों हम लोग के को बाहर ले लेते हैं और तब क्या होता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको ये भी मालूम है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन फाइंड करना है और उसमें दो फंक्शंस दिए गए हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स गिवेन हो या एफ एक्स माइनस जी एक्स गिवेन हो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे dx होगा, तो ये क्या होता है, इंटीग्रेशन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इंटीग्रेशन फाइंड करने में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, जो इंटीग्रांड गिवन है, उसमें अगर दो या दो से अधिक टर्म्स आते हैं तो इंटीग्रेशन उन सबों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसा कि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने इसको इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको इसके साथ। अब जरा गौर से देखिएगा इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, यानी कि कांस्टेंट को आपको बाहर लेना पड़ेगा। जब आप कांस्टेंट बाहर लोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 3x dx प्लस 1 भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब जरा गौर से देखना बच्चों, ये 4 तो 4 ही हो गया। अब e टू दी पावर 3x, जरा ध्यान से देखिएगा, आपको जो फॉर्मूला मालूम है, जो इंटीग्रेशन का बच्चों आप फॉर्मूला जानते हो, वो फॉर्मूला आप ये जानते हो, आपको बस ये फॉर्मूला मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx इज इक्वल्स टू क्या होता है, e टू दी पावर x प्लस c होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, e टू दी पावर 3x। ठीक, अब यहां पे क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है, तो अब यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी की तरह, यानी कि डेरिवेटिव की तरह चेन रूल तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं होता है। तो अब आपको एक तरीका बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आप जानते हो कि e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, तो आप इसको e टू द पावर x की तरह ट्रीट करिए, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव बोल दिया, क्या इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है। इसको आप e टू द पावर x की तरह ट्रीट करो, यानी कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, बट यहाँ पे 3x है तो 3x लिख लो। अब अब क्या करना है कि जो ये कंपोजिट पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका डिफरेंशिएशन कहां निकालोगे, डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में। एक्चुअली ये कहां पे है, न्यूमरेटर में है, अंश में है। ये पूरा टर्म क्या है, अंश में है, यानी न्यूमरेटर में है। तो ये जो कंपोजिट पार्ट है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव आप इसके ठीक उल्टा, यानी कि डिनोमिनेटर में निकालोगे, यानी कि 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x का डेरिवेटिव आप जानते हो बच्चों क्या होता है, 3 होता है। ठीक, प्लस अब आप जानते हो ये 1 तो 1 ही हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ dx का फॉर्मूला क्या होता है, x होता है। और बच्चों लास्ट में आप क्या लगा दो, c लगा दो, क्योंकि c लगाना कंपलसरी है, क्योंकि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो फाइनली ये क्या आया, ये आया 4/3 e टू दी पावर 3x प्लस x प्लस c। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इस बात से बच्चों मत घबराना, जहां पे भी अगर आपके पास कंपोजिट फंक्शन आता है तो उस फंक्शन का नॉर्मली आप इंटीग्रेशन निकाल लेना, और जो कंपोजिट पार्ट है, अगर कंपोजिट पार्ट न्यूमरेटर यानी अंश में आता है तो उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर यानी हर में निकाल देना। अगर वो डिनोमिनेटर में आता है तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में यानी अंश में निकाल देना। ठीक है, तो बात आई थिंक आपको समझ में आ रही है। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम लोग थोड़ा आंसर मैच करा लें तो ज्यादा बेटर होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये 6 है, 4/3 e टू दी पावर 3x प्लस x प्लस c। बिल्कुल सही बच्चों, इस c को लगाना मत भूलना, c को लगाना मत भूलना, क्योंकि आप इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हो, और यानी कि अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, और इंडिफरेंट इंटीग्रल में सी लगाना कंपलसरी होता है। अगर आप सी नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। बात समझ आ रही है। अब बच्चों मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब जरा गौर से देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या आ गया, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, किसका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1/x² dx। अब बच्चों यहां हो क्या रहा है, यहां तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक फंक्शन ये आ गया, दूसरा फंक्शन ये पूरा आ गया।
अब क्या होगा यहाँ पे, क्या आपने इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ा है क्या? बिल्कुल नहीं। ये प्रोडक्ट रूल हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी में, यानी कि डेरिवेटिव में। वहां पे जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वहां पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है, यानी कि गुणन नियम लगाना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, अभी तक आप ऐसा कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों सारे फंक्शन डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म के नहीं होते, हमें उनको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना पड़ता है। कैसे? सिंप्लीफाई करके। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर को अंदर गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब आ गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, -1 आ गया, और ये dx। अब क्या करेंगे, अब ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन को दोनों टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx आ गया। ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए। अब आपको तो अंदाजा लग ही गया होगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx आ गया। बात समझ आई? अब इसका, अब आप जानते हो बच्चों, आपको इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला मालूम है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ये होता है x रेज टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x रेज टू दी पावर 3+1 अपॉन 3+1, यहाँ पे -1। और बच्चों आप ये भी जानते हो, आपको ये भी फॉर्मूला मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू होता है x प्लस सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटू x प्लस सी। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपने तो बोला कि इसका इंटीग्रेशन इतना प्लस सी होता है, जहां सी क्या है, एक कांस्टेंट है, और इसके इंटीग्रेशन में भी ये x प्लस सी होता है, जहां सी एक कांस्टेंट है। बट आपने यहाँ पे तो सी नहीं लगाया बच्चों, 10 जगह सी लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो सी आएगा आप उसको C1 नाम दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और यहाँ पे जो आता है उसको आप C2 नाम दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यानी कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, जरा देख लीजिए, गौर से देख लीजिए। मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो हमने इंटीग्रेशन निकाला, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपने ये क्या कर दिया, आपको तो ऐसे करना चाहिए था, 3+1 अपॉन 3+1, यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट लगाना चाहिए था। लो बच्चों मैंने लगा दिया, मैंने C1 इसको नाम दे दिया, यहाँ भी मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया, इसको C2 नाम दे दिया। ठीक है, C2 नाम दे दिया। अब बच्चों बात क्या हुई, आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब आप आगे बढ़ोगे तो ये आएगा क्या, क्या आएगा, जरा गौर से देखिएगा। तो ये बच्चों आ जाएगा x रेज टू दी पावर 4 अपॉन 4। अब ये माइनस की वजह से ये -x, ये क्या हो जाएगा, प्लस का C1, इस माइनस की वजह से ये -C2 हो जाएगा, माइनस का C2। अब बच्चों जरा गौर से देखना, ये C1 और C2 दोनों क्या है, कांस्टेंट ही है ना, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही है ना। तो ये दोनों जो मींस यहाँ पे दोनों सब्ट्रैक्ट होकर के, दोनों घट करके एक कांस्टेंट ही आएंगे, यानी कि एट लास्ट, यानी कि फाइनली हमें क्या करना होगा, x रेज टू दी पावर 4 अपॉन 4 माइनस x प्लस, यहाँ पे मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक नया नाम बड़ा सी दे रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने अगर 2 या 2 से अधिक इनडिफरेंट इंटीग्रल आता है तो आपको हर जगह C1 C2 या C लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लास्ट टाइम सबसे लास्ट में आप C लगा दो बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा रखा है। अब आगे के क्वेश्चंस में अगर हमारे पास 2 और मोर देन 2 टर्म्स आते हैं तो मैं वहां पे बार बार अलग अलग C1 C2 नहीं लिखूंगा, मैं लास्ट में एक बार C लिखूंगा, आप समझ जाना बच्चों। अब बच्चों मैं मूव करता हूं, मैं चलता हूं आगे की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग मूव करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है बच्चों। हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे में आप समझिएगा कि अगर कुछ यहां हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है। क्योंकि बच्चों इस दुनिया में कोई भी चीज होती है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण का कुछ नहीं होता है। ठीक, जरा गौर से देखना बच्चों। अब यहाँ पे ये जो हमें दिया गया है, हमें जो ये इंटीग्रांड दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड बोलते हैं। इसमें बच्चों 3 टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, 3, यानी कि 3 पद। अब ये इंटीग्रेशन का सिंबल तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ पे जहां A, B और C ये क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट यानी अचर है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, तो ये क्या आ गया, ax² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx।
अब बच्चों कांस्टेंट को आप बाहर ले लो, क्योंकि कांस्टेंट बाहर लिया जाता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। ठीक है, यहां से आपने बच्चों b ले लिया। ठीक है, यहां से आपने b लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो गया, और यहां से बच्चों आपने c ले लिया तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया। अब आपको फॉर्मूला मालूम ही है, आपको ये वाला फॉर्मूला तो मालूम ही है ना, अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बता रखा कि ये क्या मीन्स हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c होता है। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग a को तो a ही रहने देंगे बच्चे हम लोग, और ये क्या हो जाएगा x रेज टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, अब c बच्चों एक साथ लास्ट में लगाऊंगा मैं, ये b यहां पे क्या आ गया x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, प्लस c। अभी अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था इस फॉर्मूले को कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस c होता है। इस तरह बच्चों यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया, मतलब इसका इंटीग्रेशन x हो गया, c और ये x आ गया, और लास्ट में आपको एक बड़ा सा c लगाना पड़ेगा। लास्ट में आपको बच्चों एक बड़ा सा c लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो ये c है ये स्मॉल c है। अच्छा वहां चलेंगे क्या, यहाँ पे स्मॉल c है, इसके साथ x लग गया, और लास्ट में बच्चों हमें एक बड़ा सा c लगाना पड़ेगा, बड़ा सा यानी कैपिटल C लगाना पड़ेगा। कैपिटल C मतलब क्या, वही जो इंडेफिनिट इंटीग्रल में आता है। अब ये फाइनली बच्चों क्या हो गया, अब फाइनली अगर इसके आंसर की मैं बात करूं तो ये आ गया बच्चों, ये आ गया ax³ अपॉन 3 प्लस bx² अपॉन 2 प्लस cx प्लस कैपिटल C। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये 8 था। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है। अब मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए बच्चों, इंटीग्रेशन वाले पार्ट में जो आप अभी पढ़ रहे हैं, इसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अभी तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस आप लोग कर रहे हैं, बट आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती जाएंगी, बट आप पेशेंस रखिएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इजी वे में सारी चीजों को समझाऊंगा, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करके मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। यहां से इंटीग्रेशन अब बच्चों ये 2x² प्लस e टू दी पावर x dx आ गया। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन दोनों ही टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये आ गया बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं ये इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx प्लस यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx। अब क्या होगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, ये x² है बच्चों, क्या है x²। ठीक है, x² है, हमसे गलती हो गई थोड़ी सी। ये 2, इसका इंटीग्रेशन बच्चों आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, e टू दी पावर x ही होता है, और लास्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, लास्ट में बच्चों आपको लगाना पड़ेगा क्या, प्लस का c। यानी कि ये फाइनली हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पे आ गया बच्चों 2/3 x³ प्लस e टू दी पावर x, और लास्ट में आपको c लगाना पड़ेगा। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर हो गया। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सही आंसर है। अब बच्चों मैं मूव कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को भी जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, यहां से अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, यानी कि ये इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1 अपॉन √x होल स्क्वायर dx। अब बच्चों आपने इंटीग्रेशन के जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े हैं, जो भी, उसमें आपने इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करने का कोई फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है। यानी कि जो हमारे सामने जो ये फंक्शन गिवन है, ये क्या है, a - b होल स्क्वायर के फॉर्म का है, तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि हम इंटीग्रेशन में चेन रूल भी नहीं लगा सकते हैं, वो तो डिफरेंशिएशन का मामला होता है। तो अब क्या करना होगा, अब ये करना होगा कि सबसे पहले हमें फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा, देन हमें क्या करना होगा, उसको इंटीग्रेट करना होगा। तो एक सेकंड बच्चों,